तो दर्शकों, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सर्वप्रथम जैसा कि आपने अभी समाचारों में सुना कि अभी आज ही के दिन देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया। तो मैं समस्त पेपराइज परिवार की तरफ से, ब्रेनो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से और आप सभी जो दर्शक हैं उनके दिवंगत आत्मा के लिए, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो आज आप लोग जानते हैं जिस सीरीज को हमने शुरू किया है, अपना संविधान के तहत सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति, और इससे पहले रामनाथ कोविंद जी के पहले वो राष्ट्रपति रहे हैं। कभी हम खबर 24 पे वो एपिसोड भी लाएंगे जब उनके हम राजनीतिक जीवन उनका किस तरह से रहा है, तो अभी 1-2 दिनों में उस पर भी हम बात करेंगे। तो आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से नमस्कार, और खबर 24.com में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जल्दी से उम्मीद है आपको नोटिफिकेशन आ चुकी होगी, आप इसको शेयर जल्दी से कर दें। जी, पिया धीमान जी, नीलम ठाकुर जी, लकी अमित जी, देखिए 2 लोग अभी जुड़ रहे हैं, उनसे विशेष तौर पे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी इसको सर्वप्रथम जल्दी से शेयर करें। और आपको ये एपिसोड जो है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल खबर24.com के उस पर भी देख सकते हैं। जल्दी से आ जाइए और शेयर जरूर करें, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपसे लाइव मोड में हम बातचीत कर रहे हैं। लाइव मोड में बातचीत करना और अपना संविधान आपके साथ साझा करना, संविधान के खूबसूरत प्रावधानों और तथ्यों को आपके साथ साझा करना, आपसे विचार विमर्श करना बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले जो भी हमारे साथ दर्शक इस समय जुड़ रहे हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं वो भी जुड़ रहे हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि शेयर इसको कर दें। जी, पिया धीमान जी, शर्मा रीतू, साक्षी शर्मा, गुड इवनिंग जी। जी, कान धीमान जी, बिल्कुल आज पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया, 84 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ। आज दर्शकों, हमने ये लगभग हमारा चौथा एपिसोड है और हमने मौलिक अधिकारों पे हम लोग ने शुरुआत की थी। मौलिक अधिकारों में हमने समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी पढ़ा। आज हम बढ़ रहे हैं कि भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त, हम बढ़ रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार की तरफ, यानी राइट टू फ्रीडम। ये एक ऐसा व्यापक शब्द है, मुझे लगता है कि किसी भी लोकतंत्र में अगर हम देखें तो एक लोकतंत्र में हर नागरिक के पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। हालांकि ये स्वतंत्रता बहुत आवश्यक होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्वतंत्रता इतनी हो जो कि हमारी कुछ देश के ही हित के खिलाफ हो जाए या दूसरे की आज़ादी में कुछ प्रतिबंध लगा दे। तो उन स्वतंत्रताओं को हमारे संविधान द्वारा दिया गया है और उन स्वतंत्रताओं को आज हम डिस्कस करने की आपसे कोशिश करेंगे। जी, विंता शर्मा जी, काका ठाकुर, डिग्जिंग एंगमू जी, गुड इवनिंग। आप सभी को गुड इवनिंग और नमस्कार मेरी तरफ से। तो सबसे पहले स्वतंत्रता का अधिकार हम आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, भारत के संविधान में अनुच्छेद है 19 से 22, आर्टिकल 19 to 22, ये हमें देता है स्वतंत्रता का अधिकार। यानी आप लोगों के पास कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, भारत के नागरिकों के पास कैसा कैसा फ्रीडम है, आर्टिकल 90 to 22 बताया गया है। एक सामान्य सी बात है, 19 से 22 तक कुल 4 अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार के तहत दिए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आप ध्यान रखें कि 19 की उपधारा 1 से लेकर के 19 की उपधारा 1 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारत के नागरिकों को प्रदान की गई हैं, और 19 उपधारा 2 से लेकर के उपधारा 6 तक उन स्वतंत्रताओं पे किस तरह से प्रतिबंध लगाया जा सकता है उन पे भी बात की गई है। भारत के नागरिकों को, यानी आप जो भी दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमें देख पा रहे हैं, आप सभी को ये स्वतंत्रताएं संविधान द्वारा प्रदत्त की गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी आज के इस दौर में कि हम इन अधिकारों से परिचित हैं, ना अपने फ्रीडम से परिचित हैं। तो सबसे बड़ी जो संवैधानिक निरक्षरता है, ये जो निरक्षरता का अभाव है, मुझे लगता है कि ये हमारी देश की एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक समस्या है। मैं 3 तरह की चुनौती अपने देश के सामने पाता हूं। एक, हमारी न्यायपालिका में जो न्यायाधीश हैं उनमें देवत्व की जो कमी आ रही है कि हमारे न्यायाधीशों को हम भगवान का रूप देते हैं, भगवान का दर्जा उनको देते हैं। अगर उनमें जो गॉडेस की जो कमी आती है, देवत्व की जो कमी है, वो कहीं ना कहीं खतरा है।
दूसरा हमारा खतरा हमारे लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का अभाव है। अगर ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और पूर्ण बहुमत से आए तो ये कहीं ना कहीं अच्छा संकेत है, जी नहीं, इससे कहीं ना कहीं सरकार का तानाशाही रूप ले लेना एक खतरा हो सकता है। मजबूत विपक्ष का अभाव, न्यायपालिका में ये जो देवत्व की कमी है और संवैधानिक साक्षरता का अभाव, ये तीन सबसे बड़ी चुनौतियां भारत के संविधान के सामने है। खैर, हम मुद्दे से भटकेंगे नहीं, हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे, तो सुनिएगा। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 19A के तहत हमें ये स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। सबसे पहले भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम कहीं भी बैठक कर सकते हैं, बैठक करने की स्वतंत्रता हमारे पास है। हमारे पास संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता है। फिर हमारे पास हम कहीं भी रह सकते हैं, बस सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। हमारे पास संविधान के तहत रहने, बसने, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, आजादी है। हमारे पास कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में हम व्यापार और वाणिज्य कर सकते हैं। जी बिल्कुल, विपक्ष होना बहुत जरूरी है। देश के किसी भी हिस्से में कॉमर्स, बिजनेस करने की स्वतंत्रता हमारे पास है। ठीक है, तो सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स के तहत हम भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में दोस्तों सबसे पहला आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे आर्टिकल 19 में दी गई है। और प्रस्तावना, जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, जिसको हम भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं, उस आत्मा में भी स्वतंत्रताओं की बात की है, लेकिन वहां पे है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति और उपासना की स्वतंत्रता। हम अनुच्छेद 19 की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या है भाषण की स्वतंत्रता? देखिए, भाषण की स्वतंत्रता यानी हम बोल सकते हैं। मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो मेरे पास भाषण करने की स्वतंत्रता है कि मैं बोल सकता हूं। अभी पढ़ रहे हैं, अभी आगे हम बढ़ेंगे। अब इनमें किस तरह से सीमाएं लगाई जाती हैं, इनमें किस तरह से संविधान ने लिमिटेशन भी तय की हैं, उनको भी बढ़ेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी मैं कुछ भी बोल सकता हूं, आपके साथ कुछ भी कह सकता हूं। लेकिन दूसरी तरफ लिखा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हालांकि दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत व्यापक शब्द है। दूसरा हमने पढ़ा बैठक करने की स्वतंत्रता, यानी शांतिपूर्वक आप बैठक कहीं भी कर सकते हैं। हम जब पढ़ते हैं, हम जब देखते हैं, अक्सर मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया है, जब बैठक करने की बात आती है या शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की बात आती है, तो आप देखते हैं कि जो गुरुद्वारे होते हैं, वहां पे बहुत सारे सिख जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। तो उनके पास 5 अनिवार्य होते हैं, जिसके तहत वो कटार या कृपाण जो हथियार नुमा एक हथियार डाले लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई है। लेकिन जब हम बैठक या करने की स्वतंत्रता जब कहते हैं, शांतिपूर्वक सम्मेलन का मतलब है कि विदाउट आर्म्स, यानी बिना हथियारों के आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि सिख लोग इस तरह से आते हैं, तो दोस्तों जब हम आगे पढ़ेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता जब हम पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता के बारे में व्याख्या करता है कि जो अपने अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है, तो ये उसका आधार है सिख धर्म के अनुयायियों द्वारा। यानी कि जो सिख धर्म के बेसिक रूल्स को नहीं जानता वही ऐसी बात कह सकता है, तो वो वहां पे है। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे क्या बातें हैं, जैसे जी ठीक है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आप ध्यान रखें। फिर एक्सप्रेशन की बात अगर हम करें, तो अभिव्यक्त करने का मतलब दोस्तों ये है कि कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है। अभिव्यक्त करने का मतलब है मैं बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता हूं, मैं कुछ चीज लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता हूं, मैं किसी भी तरीके से मैं चाहे एक पेंटिंग बनाकर अपने विचार अभिव्यक्त कर रहा हूं, मैं चाहे कोई आर्टिकल न्यूज़पेपर में लिख के अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता हूं। तो किसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत व्यापक शब्द है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक बहुत व्यापक शब्द है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मूल संविधान में जिस तरह से 7 मौलिक अधिकार थे और
स्वतंत्रताएं भी 7 तरह की थी। एक स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों में हम देखें तो संपत्ति का अधिकार हमारे पास था, लेकिन जैसे ही 1978 में 1977 के चुनावों में मोरारजी देसाई जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो 1978 में जो 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया, उसके तहत मौलिक अधिकार पे भी प्रतिबंध उसको हटा दिया वहां से, और वहां से उसको लीगल राइट यानी विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया, और जो एक स्वतंत्रता थी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, उसको भी वहां से हटा दिया। अब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक शब्द है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। हालांकि ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, इसको मौलिक अधिकार नहीं समझे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने मैक्सिमम जजमेंट में यह प्रावधान दिया कि जो सूचना का अधिकार है, यह इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त है। यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का मतलब है कि मैं किसी भी तरीके से अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता हूं। वर्तमान में जयराम सरकार, हिमाचल की मुख्यमंत्री जी, बीजेपी की सरकार है, अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही है, तो मैं कैसे बताऊंगा? अगर मुझे इस संबंध में सूचना होगी, अगर मुझे उसके संबंध में जानकारी नहीं होगी, तो मैं अभिव्यक्त कैसे कर पाऊंगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने, आप ये ध्यान रखें कि सूचना का अधिकार इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त होती है, और ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो ये मामला जो दिया था सांप्रदायिक सौहार्द का, एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सूचना का अधिकार इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आवश्यक शर्त है। आपने एक नाम सुना होगा, नवीन जिंदल। नवीन जिंदल जी मनमोहन सिंह की सरकार में एक मंत्री भी रहे हैं, उद्योगपति हैं। तो उनकी जो भी फैक्ट्रीज हैं उनमें वो क्या करते हैं, अपना फ्लैग, इंडियन फ्लैग लगाते हैं। तो जब उसको माननीय उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय में जब उसको चैलेंज किया गया कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अपनी प्राइवेट कंपनीज में या घर में इस तरह से नहीं लगा सकता, राष्ट्रीय जो ध्वज है उसको नहीं लगा सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में क्या कहा, यह जानना आपके लिए आवश्यक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं अपना देश प्रेम किसी भी तरीके से अभिव्यक्त कर सकता हूं, चाहे मैं अपने घर पे झंडा लगाऊं, चाहे अपने ऑफिस में लगाऊं, तो इस तरह से कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कोई व्यक्ति कहीं पे भी झंडा लगा सकता है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन एक व्यापक शब्द है ना, तो ये बातें आप थोड़ी सी ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 19 और 25 में अंतर हमने पढ़ा। क्या है? 25 का मतलब है कि धर्म के अनुरूप आचरण करना, और आर्टिकल 19 है कि जो, जैसे मैंने कहा कि संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक तरीके से सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ये है। अब हम पढ़ते हैं लिमिट्स और रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। अनुच्छेद 19(2) के तहत क्या है? अनुच्छेद 19(2) के तहत हम आगे बढ़े दोस्तों। अपना हिमाचल भी जरूर देखें जी, देखिए शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, मैं इस समय लाइव आपके बीच में हूं, जिसमें आप यहां देख पा रहे हैं और मैं यहां पे कह रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल हमने में कोई फर्क नहीं है। अनुच्छेद 19 का जो उपक्लॉज 2 है वो कहता है, सबसे पहले आप ध्यान रखें कि ये जो आपकी स्वतंत्रताएं मैंने कही, 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं, ये आत्यांतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। आत्यांतिक का मतलब है कि जिन पे कोई अंत ही नहीं होता, जिन पे कोई सीमाएं नहीं होती। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो ये स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इन पर सीमाएं हैं, इन पे लिमिटेशन तय कर दी गई हैं कि अगर ऐसा काम हुआ तो आपकी इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई जा सकती। पहली बात, यदि आपकी इन स्वतंत्रताओं से देश की एकता, देश की अखंडता को सुरक्षा, देश की अखंडता, देश की सुरक्षा, देश की एकता को कोई खतरा पहुंचता है, तो आपकी इन स्वतंत्रताओं पर रोक लगाई। दूसरी बात, यदि आपकी इन स्वतंत्रताओं से अपने भारत देश के किसी अन्य देश के साथ जो संबंध है उन पे कोई खतरा पहुंचता है, अन्य देशों के साथ संबंधों की सुरक्षा पे कोई खतरा पहुंचता है, आपकी इन स्वतंत्रताओं पे रोक लगाई जा सकती है। यदि आपकी इन स्वतंत्रताओं से, यदि अपराधों में उद्दीपन हो रहा है, यदि आपकी स्वतंत्रताओं से अपराधों में वृद्धि होती है, आपकी स्वतंत्रताओं पे सरकार रोक लगा सकती है। यदि आपकी स्वतंत्रताओं से लोक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, जिसको शब्द दिया गया है पब्लिक ऑर्डर, यदि आपकी स्वतंत्रताओं से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कोई नुकसान पहुंचता है, दोस्तों आपकी स्वतंत्रताओं पे रोक लगाई जा सकती है। यदि आपकी स्वतंत्रताओं से, छठी बात वहां पे लिखी है, देश की न्यायपालिका की शाख को
न्यायपालिका की कोई बेइज्जती होती है, न्यायपालिका की अवमानना होती है, तो आपकी स्वतंत्रताओं पे रोक लगाई जा सकती है। ये बातें मैंने कही। यानी कि मान लीजिए अभी आप इंटरनेट में ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अभी इंटरनेट की सहायता से प्रोग्राम देख रहे हैं, इंटरनेट में आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। यदि इसी इंटरनेट का यूज करने से आप कुछ भी ऐसी पोस्ट डालते हैं, इसी इंटरनेट के उपयोग से यदि लोक व्यवस्था को, पब्लिक ऑर्डर को कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो दोस्तों आपकी इस इंटरनेट करने की जो अभिव्यक्ति की आपकी अभिव्यक्त कर रहे हैं आप अपने आप को, इन स्वतंत्रताओं पे रोक लगाई जा सकती है। तो मतलब ये 6 मैंने बातें कही, तो ये जो है स्वतंत्रताएं हैं। उम्मीद है जो मैंने आपसे बातें कही आप ये समझ रहे हैं। फिर बढ़ते हैं आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 20 हमारे भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 क्या कहता है? पहला लिखा है कि कोई भी कानून का पूर्व तिथि से लागू नहीं होना। कानून का पूर्व तिथि से लागू नहीं होना, आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या बात है। यानी किसी व्यक्ति ने जिस समय कोई अपराध किया है, उस समय का कानून क्या कहता है, उसके लिए उसी के तहत सजा दी जाएगी। मैंने क्या कहा, आपको समझ आया या नहीं आया? जैसे अभी पीछे हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी कि 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ अगर कोई बलात्कार या रेप करता है तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। ठीक है, मान लीजिए 2018 में वो कानून बनाया गया और किसी व्यक्ति ने एक छोटी बच्ची से रेप किया है 2017 को, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं, और उसका फैसला हो रहा है 2019 में या 2020 में वर्तमान में हो रहा है। उस व्यक्ति ने बलात्कार 2017 में किया था, 2018 में वो कानून बना है, 2020 में न्यायपालिका के पास वो फैसला गया है और उसको जो सजा दी जाएगी वो इस नए कानून के तहत नहीं, बल्कि जिस समय उसने वो अपराध किया उसके तहत उसको सजा दी जाएगी। उम्मीद है, यानी कि अपराध के समय का कानून क्या कहता है उसी के तहत उसको सजा दी जाएगी। उसके बाद आता है, बात लिखी है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 सजाएं नहीं दी जा सकती। यानी कि वहां पे साफ लिखा है एक अपराध के लिए 2 सजाएं नहीं, एक अपराध के लिए 1 सजा। आप लोग कहेंगे तो एक अपराध के लिए तो 1 ही सजा दी जाती है। देखिए ये समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। याद कीजिए 21 मई 1991 को क्या हुआ, 21 मई 1991 को क्या हुआ कि राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री जो रहे हैं, इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र और उस समय रहे हैं, पंचायती राज का जनक भी उनको कहा जाता है भारत में। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। लेठे के कुछ आतंकवादी थे, उन्होंने राजीव गांधी की हत्या कर दी। राजीव गांधी की हत्या के बाद क्या हुआ कि ट्रायल कोर्ट में जब उनका मुकदमा चला, उनको फांसी की सजा दे दी। फांसी की सजा दी, उसके विरुद्ध में उन्होंने अपील दायर की मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट ने भी उनकी सजा को बरकरार रखा। मद्रास हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए उसके खिलाफ। जब उसके खिलाफ गए मद्रास हाई कोर्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी सजा को बरकरार रखा। फिर आप लोग जानते हैं हमारे संविधान का एक अनुच्छेद है 72, आर्टिकल 72, जो कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी सजा की माफी के लिए राष्ट्रपति के समक्ष एक क्षमा याचिका दायर कर सकता है, मर्सी पिटीशन जिसको कहते हैं। तो ये क्षमा याचिका दायर कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास जब वो क्षमा याचिका दायर की गई 1994 में उनको फांसी की सजा ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास जो क्षमा याचिका दायर की, राष्ट्रपति ने 2011 में उसका डिसीजन लिया कि जब राष्ट्रपति के पास गए कि जी हमारी सजा माफ कर दीजिए, राष्ट्रपति ने 2011 में उसका डिसीजन दिया और उनकी फांसी की सजा को माफ नहीं किया। उनके वकील ने फिर से मद्रास हाई कोर्ट में अपील दायर की और मद्रास हाई कोर्ट ने उन पे जो फांसी की सजा लगाई थी उस पर रोक लगा दी। अब ऐसा कैसे हुआ? जब राष्ट्रपति माफ कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि बार बार हम कोर्ट पे जाते रहे। राष्ट्रपति ने भी माफ कर दी है, जिस कोर्ट ने उनकी सजा बरकरार रखी थी आज फिर उसी कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा पे रोक लगा दी। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा होता है, फ्रेश पिटीशन डाली जा सकती है, लेकिन उनके वकील ने जो कहा वो आपके लिए जानना आवश्यक। उनके वकील ने कहा कि राष्ट्रपति ने इतना अधिक समय लगा दिया एक हाँ या ना कहने में। एक्चुअली में राष्ट्रपति कितने समय के अंदर उस मर्सी पिटीशन का जवाब देंगे ये हमारे संविधान में निर्धारित नहीं है। राष्ट्रपति जिस बात का फायदा उठा सकते हैं।
हालांकि राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से नहीं बल्कि मंत्री परिषद जैसा उनको कह रही है उसी हिसाब से वो काम करेंगे। तो अनुच्छेद 72 के तहत दोस्तों ऐसा हुआ, उनके वकील ने कहा कि एक तो इतने समय तक लगभग 17 वर्ष का समय लगा और फिर से फांसी की सजा, तो एक अपराध के लिए 2 सजाएं कैसे हुई कि एक तो 17 वर्ष तक वो जेल में रहे, एक सजा वो हुई, दूसरी तरफ आप उनको फांसी की सजा दे रहे हैं। तो इतने समय तक आपने उनको मेंटली रूप से भी टॉर्चर किया, जो कि आपका क्या है, जो आपका एक स्वतंत्रता है, आपका सम्मान के साथ रहने की या जीवन जीने की एक स्वतंत्रता हम पढ़ते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन करता है। उनके वकील ने ये कहा। ठीक है, तो मानसिक रूप से जो तनाव हुआ, आपने इसको मेंटली इनको टॉर्चर किया, तो ये कहीं ना कहीं 2 सजाएं हो सकती हैं। आप लोगों के दिमाग में यहाँ पे कई तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि 2 सजाएं कैसी। देखिए 2 सजा हुई, एक इतने समय तक वो जेल में रह रहे हैं, फिर उनको फांसी की सजा है। आप लोग कहेंगे तो जेल में तो रहना ही पड़ेगा, अब जब किसी ने सजा किया तो कुछ समय तक जेल रह सकते हैं। जी अवश्य, आप सही सोच रहे हैं कि जेल में तो रहना ही पड़ेगा, लेकिन जेल में रहने के लिए, लेकिन अगर राष्ट्रपति एक हाँ या ना कहने में 17 वर्ष का समय लगा रहे हैं, 17 ईयर्स का उन्होंने वक्त लगाया, तो ये क्या है, इसके तहत ये नहीं होगा। उम्मीद है आप समझ गए हो। फिर लिखा है अनुच्छेद 20 का दूसरी बात लिखी है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है? खुद के खिलाफ गवाही देने का मतलब दोस्तों ये है कि आपने देखा है कि बहुत सारे मामलों में तरह तरह के टेस्ट होते हैं, तरह तरह के टेस्ट होते हैं। सेल्वी वर्सेस कर्नाटक स्टेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दी कि कोई भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने में बाध्य नहीं किया जा सकता। कई तरह के टेस्ट होते हैं, नार्को टेस्ट है, तो इस तरह के, या जिस तरह से मतलब किसी को बिजली का झटका दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं आदमी को टॉर्चर करते हैं कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। तो अनुच्छेद 20 में ये बात बिल्कुल साफ लिखी है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। उम्मीद है मैं जो ये कह रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। जी मनीष कुमार जी धन्यवाद। लेकिन आप लोग कहेंगे कि अगर किसी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए हम बाध्य नहीं करेंगे, तो जो बिल्कुल हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं जिनका काम ही ये है, फिर तो कभी उनसे सच उगलवाया ही नहीं जा सकता। लोगों के दिमाग में आ रहा है, और आ रहा है तो बहुत सही आ रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग जो अपराधों में बिल्कुल क्षीण हो चुके हैं, जिनका अनुभव हो चुका है, वो तो कभी अपना मुंह खोलेंगे ही नहीं। तब क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में सेल्फी वर्सेस कर्नाटक स्टेट के मामले में गाइडलाइन जारी की और कहा कि ये जो इस तरह के टेस्ट है, ये सामान्य प्रकार के नागरिकों में लागू जारी नहीं किए जा सकते। मैंने आपको टेस्ट बताए, नार्को टेस्ट है, किस तरह के ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, तो ये सामान्य प्रकार के नागरिकों में जारी नहीं किए जा सकते। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिए, उन्होंने क्या कहा, जिन व्यक्तियों ने महिलाओं के विरुद्ध काम किया, जिन नागरिकों ने देश के विरुद्ध काम किया, जिन पे देशद्रोह का मुकदमा चल रहा हो, उन पे ये लागू नहीं होंगे। यानी उन पे ये नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट किए जा सकते हैं। जी क्या कह रहे हैं सुरेंद्र सिंह जी? पूछिए, किसी तरह का आपके दिमाग में कोई प्रश्न आता है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 क्या कहता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है, हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा दिया गया, उसी के तहत हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है? हमारे पास दैहिक स्वतंत्रता है, अपने देह की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार है। दैहिक स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार हमारे पास है, जिसके तहत ही अभी आपने आधार कार्ड वाला मामला सुना था, पुट्टास्वामी वाला, कर्नाटक के जो जज थे, कि आधार कार्ड भी एक प्राइवेसी है, तो उसी के तहत निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी आता है। अब दैहिक स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार, देखिए एक भिखारी है वो भी जीवन जीता है, एक हम और आप जैसे लोग हैं वो भी जीवन ले रहे हैं, लेकिन जीवन जीने का मतलब सिर्फ जीना नहीं है, विद डिग्निटी यानी गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार सबके। ठीक है, अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताता हूं क्या है जीवन जीने का अधिकार। देखो एग्जाम्पल में मैं बताऊंगा जीवन जीने का अधिकार दोस्तों क्या है। अब प्रेसिडेंट को पावर मॉडिफाई, हाँ बिल्कुल, ये प्रावधान कुछ नहीं किए गए हैं, लेकिन इसके लिए जरूर डिसाइड होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के लिए जो समय निर्धारित नहीं है वो समय निर्धारित किया जाना चाहिए।
ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं नाम तो नहीं पढ़ पाया लेकिन फिर भी। फिर लिखा है, अब जीवन जीने की बात हम करें तो जीवन जीने के तहत बहुत सारी चीजें आती हैं। जीवन जीने का मतलब है कि आपके पास शुद्ध जल होना चाहिए पीने के लिए, आपके पास रहने के लिए मकान होना चाहिए, आपके पास जिस पर्यावरण में आप रह रहे हैं वो प्योर एनवायरनमेंट होना चाहिए, शुद्ध पर्यावरण आपके पास होना चाहिए। तो कई जीवन जीना एक व्यापक शब्द है। जीवन जीना गरिमा के साथ जब मैं कह रहा हूं तो मतलब है कि आपके पास हर फैसिलिटी, हर सुविधा होनी चाहिए, वो होता है जीवन जीना। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये जो मैंने अभी आपके सामने तस्वीर दिखाई दे रही है, यह है एमसी मेहता। एमसी मेहता एक पर्यावरणविद है, पर्यावरणविद है। बहुत सारी पर्यावरण के अगेंस्ट जो देश में काम होता है, ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इस संबंध में इन्होंने बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की हैं। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में क्या हुआ कि आप लोग जानते हैं एमसी मेहता ने कि इस तरह से आपने देखा है कि पीछे हाल में जो VS3 इंजन जो बंद किए गए, VS3 का, जो कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, तो उसके तहत हमने देखा कि अप्रैल 2017 से एकदम से सारे व्हीकल बंद कर दिए गए। नया कॉन्सेप्ट आया VS5 का। VS5 का जो कॉन्सेप्ट था उसके तहत ये जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा, तो ये भी इन्हीं का जो इन्होंने जो याचिका दायर की थी उस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, और नया कॉन्सेप्ट आया वो था VS5। उम्मीद है ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं आपने ब्रेन मैपिंग से रिलेटेड था जी। अच्छा सुरेंद्र जी, ठीक है। तो ये एमसी मेहता की बात हमने की है। उसके बाद ये जो जीवन जीने का अधिकार है ये बहुत व्यापक है। मैंने कहा आपके सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है, ये केंद्रीय मंत्री हैं मेनका गांधी जी, बीजेपी की लीडर हैं। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था कि उस समय जो कांग्रेस की केंद्र सरकार थी उन्होंने मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया। और पासपोर्ट से क्या होता है दर्शकों, आप लोग जानते हैं कि पासपोर्ट से कोई व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है, विदेश में जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन अगर पासपोर्ट ही जब्त कर लिया जाए तो विदेश नहीं जा पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने इस सरकार के खिलाफ में ये सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में इनका मामला चला, जिसको मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में जो निर्णय दिया वो बहुत महत्वपूर्ण था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये विदेश जाना है, यानी आप फॉरेन की यात्रा कर सकते हैं, ये भी आपके जीवन जीने के अधिकार के क्षेत्र में आता है। यानी आप जीवन जीना चाहते हैं तो आप विदेश भी जा सकते हैं, तो कोई सरकार कैसे आप पे प्रतिबंध लगा सकती है। तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी जीवन जीने के अधिकार के तहत माना। एक बात मैंने आधार कार्ड वाली कही, तो आधार कार्ड में केंद्र सरकार ये कहती है कि किसी व्यक्ति के पास राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार नहीं होना चाहिए। जब पुट्टा स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए 93 साल की उम्र में, 93 ईयर्स की एज में, उन्होंने कहा कि ये जो आधार कार्ड है, यानी हर व्यक्ति के पास, मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, या कुछ भी मैं कर रहा हूं, तो मेरे पास अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए। मुझे जरूरी नहीं है कि मैं उसको सबके साथ साझा करूं या किसी को भी उसको देखने का हक हो। तो आधार कार्ड के मामले में भी इसने, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के एक तरह से पर काट दिए, और ऐसा जरूरी भी था। किसी को क्या हक है हमारी निजता से परिचित होने का, बात बड़ी सीधी सी है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। दोस्तों, जीवन जीने के अधिकार से आप परिचित हो गए। आपके सामने लिखा है अरुणा, एक थी अरुणा। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या जीने का अधिकार तो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, क्या लोगों के पास मरने का अधिकार भी हो सकता है? जरूर आपके दिमाग में आएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि वैसे मरने का अधिकार कोई अधिकार नहीं किसी को दिया जा सकता, ऐसे थोड़ी ना कोई मर सकता है। आत्महत्या एक अपराध है, और जब भी कोई व्यक्ति अपनी हत्या करने का, स्वयं की हत्या यानी आत्महत्या करने का, सुसाइड करने का प्रयास करता है, तो राज्य उसके विरुद्ध मामला दर्ज करता है। राज्य के विरुद्ध में मामला दर्ज किया जाता है, क्योंकि वो राज्य के विरुद्ध है आत्महत्या का प्रयास करना। और किसी ने सुसाइड किया तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है, इस व्यक्ति ने आत्महत्या की है। तो आत्महत्या नहीं की जा सकती। लेकिन आपके सामने एक तस्वीर लिखी है अरुणा शानबाग। अरुणा शानबाग दोस्तों एक वो महिला थी, आज से लगभग 46 वर्ष पहले, 46-47 वर्ष हुए होंगे, आज से लगभग 47-40 इतने ईयर्स पहले अरुणा शानबाग एक महिला थी जो एक नर्स थी, और अपने स्टाफ के साथ वो काम करती थी। तो उन्हीं के स्टाफ में से एक व्यक्ति ने अरुणा शान का रेप कर दिया, अरुणा शान का बलात्कार किया। और अरुणा शान बाद, उसके बाद क्या हुई कि एकदम से
कोमा की स्थिति में चली गई। और दोस्तों कोमा एक ऐसी स्थिति है, ना तो वो जीना है ना तो वो मरना है। कोमा में आदमी मतलब नाम का जी रहा है, वास्तव में उसका वो उतना रिएक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक तरह से लाश की, जिंदा लाश जिसको कह सकते हैं, वो कोमा, वो स्थिति। अब मैंने कहा आत्महत्या या जो मरना के अधिकार है वो है या नहीं, वो इसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब उसके साथी ने उससे बलात्कार किया, वो कोमा में पहुंच गई और उनकी एक वकील थी जिसका नाम था पिंकी बिरानी। पिंकी बिरानी उनकी फ्रेंड भी थी और उनकी एडवोकेट भी रही हैं, जिसने उनका मुकदमा लड़ा था। तो कोमा में भी इतने समय के बाद वो वापिस 40-42 साल तक वो सिर्फ मृत्यु का इंतजार करती रही अरुणा शानबाग। क्योंकि 40-42 साल तक क्या हुआ कि जब पिंकी बिरानी सरकार के पास गई कि कम से कम ये जी तो नहीं सकती है, लेकिन आप इसको मरने का अधिकार ही दे दीजिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपने किसी डिसीजन में ये कहा था अरुणा शानबाग वाले मामले में कि यदि 4 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड ये लिख करके दे देगा कि ये व्यक्ति अब जीने की स्थिति में नहीं है, यानी अब इसको मारना ही उचित है, क्योंकि वो 40-42 साल तक जब कोमा से बाहर नहीं आई है, एक तरह से मरने की जीवन जी रही है, तो कम से कम आप सीधा उसको मरने का अधिकार तो दीजिए, या जिस तरह से कोई एक इंजेक्शन होगा या कुछ तरह से उसको एक डोज दी जाए जिससे वो आसानी से एक अच्छी मृत्यु पा सके। तो उसके तहत ये प्रावधान किया गया है, जिसको आप इच्छा मृत्यु का मतलब ये भी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं मरना चाहता हूं, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब साफ लिखा है, मरना एक अपराध है, आत्महत्या करना एक अपराध होता है, लेकिन यहां पे लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी असाध्य का मतलब होता है जिसको साधा नहीं जा सकता, यानी जिसका कोई इलाज नहीं है, उस संबंध में मेडिकल बोर्ड लिख के देगा तो उसको किया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आप ये समझ रहे हैं। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 22 की तरफ। अनुच्छेद 22 कहता है कि यदि आपको गिरफ्तार कर लिया जाए तो आपके पास गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि पुलिस कहीं भी आए और किसी को भी गिरफ्तार करके चली जाए, जी नहीं, आप गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं। आप गिरफ्तार हो गए, आप किसी वकील से सहायता ले सकते हैं, वो आपके पास अधिकार है। हालांकि इस संबंध में एक बैरट आता है, आप उसको पढ़ेंगे तो वहां पे जो ये तो हमारी संवैधानिक बातें हैं, लेकिन कुछ कानून भी हमारी संसद और राज्य विधानमंडलों ने बनाए होते हैं। तो किसी के पास यदि निजी वकील करने के लिए पैसा नहीं है तो सरकार उसको बाकायदा वकील प्रोवाइड करके देती है, वकील का प्रावधान करती है। लेकिन हमें इन बातों का हमें इन बातों के बारे में कैसे पता चलेगा, जब हम जान पाएंगे। इसीलिए संविधान को जानना, कानून को जानना, ये कोई वकीलों की बोली नहीं है, सिर्फ इसको जानने की इच्छा होनी चाहिए, आप बेहतर तरीके से जान। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला गिरफ्तारी, अनुच्छेद 22 के तहत आपको अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, वकील की सहायता लेने का अधिकार है और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के पास पहुंचने का अधिकार है। ठीक है, उम्मीद है ये दोस्तों आपने समझ लिया होगा। साथ में आपको मैं 21A भी थोड़ा सा बताना चाहता हूं। 21 सब क्लॉज ए, वो ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ये बाद में 21 सब क्लॉज ए का मतलब है कि बाद में जोड़ा गया है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, और वो भी निःशुल्क, यानी बिना किसी शुल्क का भुगतान किए 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए किया जा सकता है। यही बात मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया है, अधिकार में भी बात जोड़ी गई और मूल कर्तव्य में भी, यानी प्रत्येक माता पिता या उसका जो गार्जियन हो सकता है, अभिभावक हो सकता है, ये उसका कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाए। इस शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, इसको किसी भी तरीके से नहीं छीना जा सकता। तो जी कान दिमागी सही कह रहे हैं, अनुच्छेद 21 का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाता है, बहुत बड़ा अधिकार है, बस समझने की आवश्यकता है। बातें अनुच्छेद 21 के बारे में करते रहेंगे, खैर ये व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन बातें करते रहेंगे तो खत्म नहीं होंगी। 21 बहुत व्यापक है, मैंने कहा कि जीवन जीने के तहत बहुत सारी बातें शामिल होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपके साथ साझा की। तो दर्शकों, उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम, जिसका आज का मुख्य हमारा टॉपिक था स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ये आपने अच्छी तरह से समझा, इसको जाना। अगर आपने फिर भी कुछ बातें आपको समझना आई हो तो आप खबर24.com के फेसबुक पेज पे मैसेज करें। रेप्राइज ऑनलाइन क्लासेस से भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पे भी हमारी क्लासेस होती हैं वहां पे भी आप मैसेज कर सकते हैं अगर ये बातें आपको कुछ समझने में परेशानी हुई हो। और फिर भी
और एक बार फिर से हम आप सबकी तरफ से, जो देश के पूर्व राष्ट्रपति आज प्रणब मुखर्जी जी का निधन हुआ, तब उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं आपके थोड़े से कमेंट्स आ रहे हैं, उनको जरूर देख लेता हूं। हमारे संविधान के अनुसार, जी बिल्कुल, 100 गुनाहगार बेशक छूट जाए पर एक गुनाहगार को सजा ना हो। देखिए, ये संविधान के तहत नहीं है। संविधान ने तो बहुत खूबसूरत प्रावधान कर रखे हैं, लेकिन ये सारी व्यवस्था न्यायपालिका पर निर्भर होती है, सरकार पर निर्भर होती है, और सरकार के कुछ अंगों पर, प्रशासन पर, पुलिस पर। जी प्रविंदर लाहौर जी, थैंक यू वेरी मच। क्षमा शर्मा जी, थैंक यू। श्यामा वर्मा जी, तो उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम आज पसंद आया होगा। आर्टिकल 22 भी हमने जान लिया, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी का कारण जानने, और इस तरह से सब कुछ मैंने आपके साथ बातें आज साझा की हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए। आप खबर 24 को फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड, जिसका नाम है अपना हिमाचल जानिए कितना जानते हैं आप। तो मिलते हैं 8 बजे, जुड़ना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।